इंसेप्शन का ये सीन हर किसी को याद होगा। इंसेप्शन, डायरेक्टेड एंड रिटन बाय क्रिस्टोफर नोलन, प्रोबेबली द मोस्ट फेमस डायरेक्टर ऑफ रिसेंट टाइम्स। नोलन उन कुछ स्पेशल फिल्म मेकर्स में से एक है जिसकी फिल्म नॉट ओनली क्रिटिक्स और ऑडियंसेस से अप्रिसिएशन बल्कि एक कमर्शियल सक्सेस भी होती है। द डार्क नाइट दुनिया की पहली सुपर हीरो फिल्म थी जिसने $1 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था, एक अकम्पलिशमेंट जो आज भले ही कोई बड़ी बात ना हो। इन द ईयर 2020 टेनेट फाइनली रिलीज हुई काफ़ी टाइम की डिले के बाद। डिस्पाइट नोलन और स्टूडियोज के बीच फिल्म को रिलीज को लेकर डिस्प्यूट्स, जो इन दी एंड नोलन के WB को छोड़ने का रिजल्ट बना, और कोविड प्रोटोकॉल्स, फिल्म ने अच्छी कमाई की सिचुएशन के हिसाब से। फिल्म बेसिकली एक क्रिस्टोफर नोलन टेक है ऑन स्पाई एक्शन थ्रिलर जॉनरा, जहाँ सेटोर हमारे एंटेगनिस्ट दुनिया को एंड करना चाहता है यूजिंग अ टर्नस्टाइल, एक मशीन जो चीज़ों की एंट्रोपी को इन्वर्ट कर देती है, और हमारे प्रोटैगनिस्ट नील और लिटरली द प्रोटैगनिस्ट टीम अप करते हैं उसे रोकने के लिए। सेटोर वर्ल्ड को एंड कर देगा पूरे प्लेनेट के एंट्रोपी को ऑपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट करके, पूरी रियलिटी ऑफ द प्लेनेट को एंड करते हुए। इसे रोकने के लिए नील और प्रोटैगनिस्ट खुद टर्नस्टाइल को यूज करते हैं। टाइम में रिवर्स ट्रैवल करते हुए वो करंट स्टेट की रियलिटी को चेंज करते हैं बाय गोइंग बैक इन टाइम, पास्ट रियलिटी को चेंज करते हुए, विच इन टर्न्स एक न्यू रियलिटी फॉर्म करती है जिसमें सेटोर मारा हुआ है और हमारी दुनिया परफेक्टली सेफ है। पर टेनेट कोई पहली फिल्म नहीं है जिसमें रियलिटी एक पार्ट प्ले करती है। इनफैक्ट द कंसेप्ट ऑफ रियलिटी नोलन के ऑलमोस्ट सारी फिल्म्स में प्रेजेंट है। इवन फिल्म्स लाइक डंकर्क भी एक सब्जेक्टिव रियलिटी को शो करती है। अगर किसी चीज़ को स्टडी करना है तो उसे स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा। नोलन की पहली फिल्म एक ब्लैक एंड व्हाइट क्राइम थ्रिलर है जहां एक यंग राइटर लोगों को फॉलो करता है इस उम्मीद में कि वो उन्हें अपनी नॉवेल्स में यूज़ करेगा। चीज़ें तब साइडवेज जाने लगती हैं तब उसे अपने जैसा एक आदमी मिलता है। रियलिटी यहाँ एक क्रूशियल रोल प्ले करती है। हमारा लीड कैरेक्टर ये मानता है कि लड़की उसे प्यार करती है और वो उसके लिए कई खतरनाक काम करता है। फिल्म के क्लाइमैक्स में हमें पता चलता है कि क्या सच है। हम एज एन ऑडियंस और लीड कैरेक्टर दोनों एक नई रियलिटी को फेस करते हैं। जो रियलिटी हमारे और मोस्ट इम्पोर्टेंटली लीड कैरेक्टर के माइंड में थी वो वहाँ प्लांट की गई थी, उसे कन्विंस करने के लिए, उसे अपने प्लान में फंसाने के लिए। आफ्टर द क्लाइमैक्स हम रियलिटी को देखते हैं जैसी वो है, ना कि जैसी हमने और हमारे लीड कैरेक्टर ने इमेजिन की थी। रियलिटी मेमेंटो समवॉट सिमिलर है पहले की डिस्कस फिल्म से। मेमेंटो इज़ अ स्टोरी अबाउट एक आदमी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस से सफ़र करता है। लेनर्ड किसी भी इवेंट के होने के कुछ देर बाद उसे भूल जाता है, विच क्रिएट्स सम वियर्ड सिचुएशंस, और कई लोग उसकी कंडीशन का फ़ायदा भी उठाते हैं। जितने बार वो मेमोरी लूज करता है वो अपने क्लूज और सराउंडिंग्स को देख के उस सिचुएशन के हिसाब से एक नई मेमोरी क्रिएट करता है। No, he's chasing me. बट हम एज एन ऑडियंस रियल और उसकी क्रिएटेड वर्ल्ड का डिफरेंस जानते हैं। हम थ्रू आउट द फिल्म उसके एक्शंस और मोटिव्स को जज करते हैं बेस्ड ऑन देम। लेनर्ड कई रियलिटीज क्रिएट करता है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन जो उसके पास एक गिवन टाइम में प्रेजेंट है, बट इन द एंड हमें पता चलता है कि उसने कई रियलिटीज़ अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए क्रिएट की। उसकी रियलिटीज़ उसके एक्शन को जस्टिफिकेशन और उसकी लाइफ को मीनिंग और पर्पस देती है। द प्रेस्टीज अपने ओपनिंग शॉट से ही हमें रियलिटी की एक झलक दिखाती है। ये एक बड़ा रीज़न है फिल्म की क्वालिटी का। प्रेस्टीज इज़ बेस्ड ऑन द टॉपिक ऑफ मैजिक, और जादू की सबसे बड़ी ट्रिक है इल्यूजन, जो हमारी प्लेन साइट में ही छुपा रहता है। वी नो कि मैजिक बस एक वेल टाइम वेल कोरियोग्राफ ट्रिक है, बट स्टिल हम उससे अमेज हो जाते हैं। इन प्रेस्टीज द कंसेप्ट ऑफ रियलिटी मेमेंटो से मिलता जुलता है। जब भी रॉबर्ट अपना डबल क्रिएट करता है वो जस्ट लाइक मेमेंटो एक नई रियलिटी क्रिएट करता है, बट इन दोनों रियलिटीज़ में एक डिफरेंस है। इन मेमेंटो हम मल्टीपल रियलिटीज़ देखते हैं विथ मल्टीपल आउटकम्स, पर प्रेस्टीज में सारे डबल्स एक सिंगल रियलिटी को फॉलो करते हैं, दैट इज़ अपनी मैजिक ट्रिक परफॉर्म करना और उस ट्रिक में अपनी जान दे देना जब तक बॉर्डन उसके प्लान में फंस न जाए। बट बॉर्डन की भी एक सीक्रेट रियलिटी है जो सबसे हिडन है। वो और फैलन दोनों आइडेंटिकल ट्विन्स हैं और अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ शेयर करते हैं। बॉर्डन और फैलन दोनों सेम हिडन रियलिटी में जीते हैं। प्रेस्टीज एज अ फिल्म एक मैजिक ट्रिक है जहां लोग और उनकी रियलिटीज़ दोनों डिसअपियर और रीअपियर होती हैं ऑडियंसेस को थ्रिल करते हुए। इन इंसेप्शन रियलिटी ना सिर्फ स्टोरी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है बल्कि यहाँ वो इमोशनल स्टेट भी फॉर्म करती है। फिल्म में रियलिटी
और ड्रीम वर्ल्ड के बीच के डिफरेंस को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेल कॉब की वाइफ दो अलग वर्ल्ड्स के बीच फंसी हुई रहती है और ये चीज़ इस हद तक बढ़ जाती है कि वो ड्रीम वर्ल्ड को रियलिटी के ऊपर चुनती है। वो सुसाइड कमिट कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि वो ड्रीम वर्ल्ड में है। मेल रियलिटी की ग्रिप को लूज कर देती है, पर चीज़ें हमेशा से ऐसी नहीं थी। इस सीन में हम देख सकते हैं कि मेल अपना टोटेम जानबूझ के छुपा देती है। टोटेम जो एक लौता जरिया है रियलिटी और ड्रीम वर्ल्ड को डिफ्रेंशिएट करने का। जस्ट लाइक अ चेन स्मोकर या फिर एक ड्रग एडिक्ट, मेल को पता है कि ड्रीम वर्ल्ड में ज़्यादा टाइम रहना डेंजरस है, बट वो और कॉब ये काम करते हैं। मेल नशे में रहना चाहती है, नशा उन ड्रीम्स का जहां आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, और उस नशे में डूब जाने के बाद वो असली रियलिटी का स्वाद भूल जाती है। जस्ट लाइक अ ड्रग एडिक्ट, वो अपने सपनों के नशे के बगैर रह नहीं पाती। असली दुनिया उस ड्रीम वर्ल्ड के कंपैरिजन में बहुत छोटी पड़ जाती है। कॉब भी इस डायलेमा से सफ़र करता है। वो भी अपनी बीवी की तरह ड्रीम वर्ल्ड में जाता है, उन खोई हुई मेमोरीज में। इंटरस्टेलर इस लिस्ट की सबसे साइंटिफिक फिल्म है। फिल्म की राइटिंग डिपार्टमेंट में एक्चुअल नोबेल प्राइज विनर शामिल है। कूपर और उसके टीममेट्स आउटर स्पेस में ट्रैवल करते हैं, ऐसा प्लैनेट खोजने के लिए जो ह्यूमन लाइफ को सस्टेन कर सके। बट आफ्टर मैट डेमन से धोखा और टीममेट्स की मौत के बाद कूपर के सामने एक डिफिकल्ट चॉइस आती है। स्पेस शटल में फ्यूल कम होने के कारण सिर्फ कोई एक ही एडमंड्स प्लैनेट तक जा सकता है, एंड सो कूपर अपना सेक्रीफाइस दे देता है ब्लैक होल में ड्रॉप होके, जहां वो 5th डायमेंशन की रियलिटी में एंटर करता है। एक लेवल ऑफ रियलिटी जो हम ऑर्डिनरी ह्यूमंस के अंडरस्टैंडिंग के बियॉन्ड है। एक ऐसी जगह जहां कूपर अपने पास्ट को ज़रा सा इन्फ्लुएंस कर सकता है, जिससे कूपर के पास्ट में लिए गए डिसीजंस में चेंजेस आते हैं, और ये चेंजेस उसे नासा तक लेके जाते हैं। और सालों बाद मर्फ को पता चलता है कि वो घोस्ट कोई और नहीं बल्कि कूपर ही था। उस टेसरैक्ट में फंसे हुए कूपर अपनी पास्ट रियलिटी को इन्फ्लुएंस करता है, जिससे पास्ट रियलिटी में चेंजेस आते हैं, और उन चेंजेस के कारण प्रेजेंट स्टेट ऑफ रियलिटी चेंज होती है। ये कंसेप्ट टेनेट में भी प्ले होता है। रियलिटी इन डंकर्क एक सटल रोल प्ले करती है। बाकी फिल्म से अलग डंकर्क सब्जेक्टिव रियलिटी से डील करती है, जहां हम स्टोरी को अलग अलग नज़रिए से देखते हैं और कैसे वो पर्सपेक्टिव हमें अलग अलग मैसेजेस कन्वे करते हैं। ये सब्जेक्टिव रियलिटी पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। ये चीज़ टेनेट के एंड बैटल सीक्वेंस में भी देखा जा सकता है, जहां मोशन का डायरेक्शन दोनों टीम्स के लिए अलग है। बट अनलाइक प्रेस्टीज या फॉलोइंग, डंकर्क में सब्जेक्टिव रियलिटी का यूज़ कोई ग्रैंड प्लान या फिर कोई हिडन सीक्रेट के बजाय सिंपल रियल टाइम पर्सपेक्टिव को शो करता है। फिल्म का ये सीन देखिए। अगर हम चीज़ों को फेलियर के नज़रिए से देखें तो कॉलिन सेफली लैंड कर चुका है और अपना हाथ हिला रहा है ये सिग्नल करते हुए। पर जब हम चीज़ों को कॉलिन के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो सच सामने आता है। कॉलिन वेव नहीं बल्कि हैच को खोलने की कोशिश कर रहा है। वो एक्चुअली में लाइफ और डेथ सिचुएशन के बीच में फंसा हुआ है। ये चीज़ एंड सीक्वेंस में भी देखी जा सकती है। फेरियर सोल्जर्स की जान बचाता है एनिमी प्लेन को शूट करके, और सोल्जर्स चीयर करते हैं। पर अगर हम चीज़ों को पायलट के पर्सपेक्टिव से देखें तो उसका एंड अब नियर है। श्योर उसने सोल्जर्स की जान बचाई, अपनी ड्यूटी निभाई, पर टैंक में फ्यूल ना होने के कारण अब वो लौट के नहीं आ सकता। वो अपने देश के लिए अपनी जान दे देता है, पर जिन सोल्जर्स को उसने बचाया वो शायद कभी ये ना जान पाए। रियलिटी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है नोलन की मेजॉरिटी ऑफ फिल्म्स में। अपने 20 साल से ज़्यादा के करियर में नोलन ने वैरायटी ऑफ फिल्म्स बनाई हैं, पर नोलन का टाइम के साथ एक स्पेशल रिश्ता है। वो एज अ फिल्म मेकर ऑब्सेस्ड है टाइम के आइडिया से। टाइम इन मेजॉरिटी ऑफ फिल्म्स का थीम है, और रियलिटी ऑफन रिजल्ट होती है टाइम का। और जितना नोलन टाइम के कंसेप्ट को मैनिपुलेट करेगा उतनी ही ज़्यादा रियलिटी मैनिपुलेट होगी। रियलिटी की इतनी सारी बातें एक क्वेश्चन रेस करती है, व्हाट इज़ रियलिटी? क्या रियलिटी कोई ऐसी चीज़ है जिसे हम देख और फील कर सकते हैं? अगर ये सही जवाब है तो क्या फिल्म्स एक जनरल एक टाइप की रियलिटी है, या फिर ये कोई ऐसी चीज़ है जिसमें हम जीते हैं? अगर ये सही है तो सर्टेनली मेरी, आपकी और क्रिस्टोफर नोलन की रियलिटीज़ में डिफरेंस है। मुझे भी इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं पता, बट इन द एंड क्यों ना हम उस आदमी को सुने जिसने कई टाइप की रियलिटीज़ क्रिएट किए, और आई एम श्योर आगे भी करता रहेगा। I feel that over the last couple decades, I feel that over time, we've started to view reality as the poor cousin
to our dreams, in a sense. We've started to think of reality as this kind of grey pebble at the center of wonderful abstract thought that transcends it. And I want to make the case to you that our dreams, our virtual realities, these abstractions that we enjoy and we surround ourselves with, they are subsets of reality.